Hello students, good morning all of you. Our today topic is executive. We learn about separation of powers in the governments. Okay students, the Indian state has three organs you know very well, the legislature, the executive and the judiciary. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लेजिस्लेचर को कवर किया था और आज के टॉपिक में हम लोग एग्जीक्यूटिव को कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. क्लास 8 की ये सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोगों ने डेमोक्रेसी के फीचर्स, प्रीएम्बल के बारे में आप लोगों ने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. इस समय हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट TD पब्लिक स्कूल, अलीगंज, एटा. In the last class, best student was Kashish Yadav. Kashish, you are very good student and keep continue. Okay student. So students, let's start today topic institutions in our democracy. Our today topic is executive. Okay students. Who forms the executive? Okay students. तो एग्जीक्यूटिव को कौन फॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके की बॉडी है, इसको आज हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट में. तो पीपल हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर. आप प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कवर किया था. पीपल हु इम्प्लीमेंट द डिसीजंस, वे लोग जो डिसीजंस, पीपल हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर. आप जानते हैं जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट लेती है, लेजिस्लेचर लेती है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उन डिसीजंस को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब उनको लागू किए जाए. लागू कौन करता है? जो लागू करता है उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव. ओके स्टूडेंट्स, दे एग्जीक्यूट द रूल्स, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, दे एग्जीक्यूट द रूल्स एंड आर हेंस द एग्जीक्यूटिव. ये उन नियमों को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उनको लागू करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर में हम डिसीजंस लेते हैं. लेजिस्लेचर में जो मेंबर होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजंस लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं. ओके. तो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स के होते हैं. एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट. एक बोल दें तो अस्थायी और एक स्थायी. एक टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं. तो अब हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, हु इज़ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव एंड हु इज़ परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो स्टूडेंट्स देखिए, आप ये पिक्चर है, ये पिक्चर स्टूडेंट्स उस दिन की है जब NDA 2 यानी बीजेपी की जब 2019 में फिर से गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद जो ओथ सेरेमनी हुई, शपथ ग्रहण समारोह, कहाँ पे हुआ? प्रेसिडेंट हाउस में. तो ये देखिए आपके प्रेसिडेंट सर हैं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं. तो ये इनकी जितने भी लीडर्स ये जो खड़े हुए हैं, जैसे ये अमित शाह जी हैं, ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं, ये होम मिनिस्टर हैं. इनके बगल में नितिन गडकरी जी हैं, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी.
ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ये जो इधर जितने भी लोग स्टैंड हैं, ये इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर हैं, इनके सहयोगी हैं। और इन दोनों लोगों ये भी सब टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। सब लीडरशिप टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव की, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर सर। ओके, ये इसके हेड हैं। ये आप कह सकते हैं इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में, और राष्ट्रपति यानी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ये टॉप एग्जीक्यूटिव हैं हमारे कंट्री के, सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं ये। ठीक है, इनकी पावर्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि एक्चुअल में पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये इनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे स्टैंड बाय। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। और ये इनके सहयोगी के रूप में ये आपके हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर। कौन है, मिस्टर अनुराग ठाकुर। मिस्टर ये अनुराग ठाकुर हैं। ये आपके हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, लेकिन ये स्टेट के हैं। स्टेट मतलब ये आप समझिए, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मिनिस्टर सबसे पावरफुल होते हैं। तो आप ये समझिए, सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट। और कैबिनेट मिनिस्टर के लिए एक उनकी हेल्प के लिए एक मिनिस्टर रखा जाता है। तो ये इनके एक हेल्प मिनिस्टर है, एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्म होता है उसका। तो ये है मिस्टर अनुराग ठाकुर जी। ओके, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू डे बाय डे चल रही थी। अभी आपके जो पैकेज आया था 20 लाख करोड़ रुपीज़ का स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को दोनों लोग कंटिन्यू दिख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये इनके क्या हैं, सबॉर्डिनेट हैं, ये इनके सहायक हैं। कौन, अनुराग ठाकुर जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिक्स हैं, जो पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का जो पैकेज आया था। तो देखिए, ये आपकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो हेड हैं इस डिपार्टमेंट की। ये टॉप एग्जीक्यूटिव हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इनके सबॉर्डिनेट मिनिस्टर, सहायक मंत्री। मैं बताऊंगा ये कौन से फॉर्म के मिनिस्टर, कितने टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं हमारे यहाँ। टेम्परेरी तो आप जान गए, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। अब ये जो भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्लास 8th में सिर्फ स्टूडेंट्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको 8th और 9th के सिलेबस को कवर करते हुए मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि 8th का 9th का भी इसी के साथ कवर हो जाए। या अब एक्चुअली मैं 9th की स्टैंडर्ड की सिविक्स पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव पर। तो दे आर द रियल गेम चेंजर्स। ये होते हैं असली खिलाड़ी, ये रियल गेम चेंजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे इंक्लूड द सिविल सर्वेंट्स। ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इन डेली लैंग्वेज, हम आम बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन के रूप में इनको हम जानते हैं IAS, IPS एंड IFS ऑफिसर्स के रूप में। तो IAS, IPS तो आपको पता ही होगा, IAS, IPS एंड IFS। कमेंट में आप IAS, IPS और IFS की फुल फॉर्म्स बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट में आपको इनको फुल फॉर्म्स बतानी, इनकी IAS की क्या है, IPS की क्या है एंड IFS ऑफिसर्स की क्या है। तो असली खिलाड़ी जो होते हैं यही होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे आर द रियल गेम चेंजर्स
दे इंक्लूड द सिविल सर्वेंट्स इन डेली लैंग्वेज, दे आर द IAS, IPS एंड ऑफिसर्स। गवर्नमेंट्स कम एंड गो, गवर्नमेंट्स यानी सरकारें तो आती और जाती रहती हैं। इसका यहाँ पे ये मतलब है कि गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, कभी गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी की होगी, कभी कांग्रेस की होगी, कभी अदर पार्टी की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। गवर्नमेंट्स कम एंड गो, सरकारें आती और जाती रहती हैं, बट दीज ऑफिसर्स कीप वर्किंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। लेकिन ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये कंटिन्यू कॉम वर्क करते हैं, कीप वर्किंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये कंट्री के लिए परमानेंट वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑफिसर्स नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ मिनिस्टर्स चेंज होते हैं। जो टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनके जो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो टॉप IAS ऑफिसर्स होते हैं, या जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके DM हैं, ये लोग इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपके DM आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरे DM आ सकते हैं, लेकिन वो उसी पोस्ट में रहते हैं। आपके यहाँ के DM वगैरह और कहीं जाएंगे। एटा के DM जो मिस्टर सुखलाल भारती जी, मान लीजिए वो कानपुर में आए तो कानपुर में DM हो गए। तो ये लोग परमानेंट वर्क करते हैं अपनी फील्ड में। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं परमानेंट बेसिस पे, जब तक तो ये रिटायर नहीं हो जाते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए अगर आप IAS, IPS या IFS में से कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है या IFS बनना है, अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, रियल प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सिविल सर्वेंट्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस बॉडी का नाम है UPSC। क्या नाम है? UPSC, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो UPSC एग्ज़ाम कराती है, एवरी ईयर इसके एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट्स। तो UPSC के एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वही स्टूडेंट्स आप परमानेंट बेसिस पे ये रियल गेम चेंजर्स होते हैं, ये बनते हैं IAS, IPS एंड IFS। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी बनना है तो आपको UPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप रियल गेम चेंजर्स बनेंगे। और UPSC या सिविल सर्वेंट्स आर वेरी पावरफुल ऑफिसर्स, ये बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी होते हैं। और ये किसकी लीडरशिप में वर्क करते हैं? ये इनके जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, इनके जो मिनिस्टर होते हैं, हर मिनिस्टर के साथ एक टॉप IAS ऑफिसर होता है। तो ये मिनिस्टर टेम्परेरी हो गए और ये IAS ऑफिसर परमानेंट हो गए। तो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं इनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से पिछले वर्क चल रहे थे, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये हेल्प करते हैं किसकी? जो मिनिस्टर्स बनते हैं। तो मिनिस्टर्स, आप ये मानिए मिनिस्टर्स पावरफुल तो होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जो रियल जो गेम चेंजर्स होते हैं, जो रियल प्लेयर्स होते हैं, वो होते हैं UPSC यानी सिविल सर्वेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आपको अगर कुछ भी बनना है, आपको IAS बनना है, IPS बनना है या IFS बनना है, तो आपको UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये IPS है, रियल गेम चेंजर्स हैं हमारे, सिविल सर्वेंट्स हैं IPS। ये IAS, ओके स्टूडेंट्स, ये IAS हैं। देखिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, सब कलेक्टर की भूमिका में हैं। और ये आपके हो गए कौन से एग्जीक्यूटिव होंगे, परमानेंट या टेम्परेरी? तो ये टेम्परेरी टॉप एग्जीक्यूटिव जो कंट्री को लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। टॉप एग्जीक्यूटिव आप इनको कहेंगे सबसे सर्वे सर्वा हैं ये प्रधानमंत्री जी, लेकिन ये टेम्परेरी है। हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में इनकी जो रूलिंग पार्टी वो इलेक्शन हार जाए तो कोई दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन जो ऑफिसर्स की आपने पिक देखी वो अपने फील्ड में वर्क कंटिन्यू करते हैं, इसलिए वो परमानेंट होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगी जुडिशरी। अब हम लोग न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं, जुडिशरी के बारे में कवर करते हैं। न्यायपालिका आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड अब हम कवर करेंगे जुडिशरी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द जुडिशरी? क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द जुडिशरी? जुडिशरी क्या है? When there is any conflict between any two or more parties regarding the law of the land, the judiciary steps in. Okay students, when there is any conflict, अगर कोई झगड़ा हो जाए टू पार्टीज़ के बीच में या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में, अगर किसी मुद्दे इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, टू स्टेट के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है, स्टेट वर्सेस स्टेट हो सकता है, राज्यों के बीच में किसी बात इश्यू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है किसी भी इश्यू को लेकर। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, झगड़े होंगे, या कंट्री में हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर डिसीजंस कौन देगा? जैसे कि अयोध्या का जो केस चल रहा था राम मंदिर का, तो उसमें उसका डिसीजन किसने दिया? ना तो प्राइम मिनिस्टर सर ने दिया, ना प्रेसिडेंट सर ने दिया, किसने दिया? हमारी जुडिशरी ने दिया। तो जुडिशरी इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी फॉर आवर कंट्री। ये कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़ों को क्या करती है? उसको सॉल्यूशन लेकर आती है। तो जुडिशरी आप समझिए मोस्ट पावरफुल बॉडी है कंट्री, बहुत पावरफुल बॉडी है जुडिशरी। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये किससे मिलकर बनी होती है? कंट्री में जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सब किस में आती हैं? जुडिशरी में। ईच कोर्ट हैज़ मैनी जजेस, हर कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं। हु डिसाइड विच डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, और वो डिसाइड करते हैं कि क्या निर्णय लेना है, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान के अनुरूप होता है। तो आप जानते हैं सर्वशक्तिमान लास्ट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्री किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और आप ये भी कह सकते हैं जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? गार्जियन है। गार्जियन मतलब यहाँ पर संरक्षक के तौर पर है, ठीक है। न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षा करती है, जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिले हुए उनको भी प्रोटेक्ट करके जुडिशरी रखती है। तो व्हेन देयर इज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आर मोर पार्टीज़ के रूप में कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट, स्टेट वर्सेज स्टेट, या पर्सन्स, या किसी का केस, तो ये सब जुडिशरी में ही सॉल्व होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जजेस होते हैं और जज ही डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजंस लेने हैं। सबसे टॉप पे कौन है स्टूडेंट्स? सबसे टॉप पे जो आपकी है वो है सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट है हाई कोर्ट, और लोअर डिस्ट्रिक्ट या लोकल कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट it is the highest court of appeal in the country. It is the highest court. सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? आपकी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर कंट्री में अपील करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आप हाईएस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोकल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, देन आप
हाई कोर्ट में जाएंगे जो आपके स्टेट लेवल पे होगी, और देन आफ्टर आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट या डिसीजंस आने के बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ओके स्टूडेंट्स, और एक ही होती है। जो टॉप जो होता है, जो टॉप चीज़ होती है वो सिर्फ वन होती है, चाहे वो किसी कंपनी का चेयरमैन वन होगा, ओके स्टूडेंट्स, या आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो टॉप ऑफिसर होगा वो वन होगा, दो नहीं होंगे, सिर्फ एक होंगे। तो जो पावरफुल चीज़ें होती हैं वो सिर्फ वन होती हैं, एक होती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशरी में सिर्फ एक ही है। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट आपको हर स्टेट में मिलेगी, लेकिन हर स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होगी, दो चार नहीं होंगे, ओके। तो उस स्टेट की जो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी होगी वो हाई कोर्ट होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट बॉडी होगी जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, 10 नहीं होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ए डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है, कैन बी रिव्यूड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। उस डिसीजन को रिव्यू करने का जो राइट है, अगर उस पर पुनर्विचार, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस डिसीजन को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ऐसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, अपील कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे बस। लेकिन उस पर उसको पुनर्विचार करना है कि नहीं, उसको रिव्यू करना है कि नहीं, वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट। जैसे आर्टिकल 370, या आपको बेसिक एग्जाम्पल जैसे अयोध्या वर्डिक्ट है, अयोध्या केस पर डिसीजन आया राम मंदिर पे। अगर राम मंदिर केस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई डिसीजन फिर से लेना है, अगर उसको रिव्यू करने का है, तो वही रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा कोई भी जुडिशरी, कोई भी कोर्ट इंडिया में उस डिसीज़न को चेक नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती, ओके स्टूडेंट्स। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही पावर है। प्रेसिडेंट इज़ द ओनली पर्सन, हमारे देश में के जो प्रेसिडेंट है वही केवल एक व्यक्ति है, हु कैन डिले, विथ होल्ड आर पैर्डन द सेंटेंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को डिले कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्सन को फांसी की सज़ा दे दी, ठीक है, तो उसको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को, इसके अलावा किसी को नहीं है। तो प्रेसिडेंट पैर्डन दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो बनाए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी एंड ही इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके पास बहुत पावर्स होती हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो चीफ जस्टिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, आपको याद रखना है, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन होते हैं जो चीफ जस्टिस के पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता कौन है? हर कोई नहीं बन सकता है, बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होना पड़ेगा। मान लीजिए ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, 4 पर्सन हैं, और ये चारों जो 4 जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। अब इस समय जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये जो पर्सन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो नेक्स्ट कौन होगा इन चारों में से? बताइए। नेक्स्ट आपके ये होंगे क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है। इनके बाद ये होंगे, ऊपर नीचे से 2 और आ जाएंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है।
जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी एंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं। रिमूविंग द चीफ जस्टिस इज एज डिफिकल्ट, रिमूविंग द चीफ जस्टिस इज एज डिफिकल्ट, चीफ जस्टिस को हटाना बहुत कठिन है। एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जैसे भारत के राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाना बहुत कठिन है, इसी तरीके से चीफ जस्टिस को उसकी पोस्ट से हटाना बहुत कठिन है। और ये हमारी डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी बात है, ये हमारे कंट्री के लिए गर्व की बात है कि हमको कभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट हैज़ नेवर हैपन इन इंडिया, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ कि किसी चीफ जस्टिस को उसकी सर्विस ड्यूरिंग सर्विस में जब वो अपने पोस्ट में थे तो उनको हटाया गया हो। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्राइड की बात है कि हमारे देश में ऐसी कोई गलत या घटना नहीं घटी, ऐसी कोई इवेंट नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है सी एंड ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ये बहुत शक्तिशाली हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ आर जजेस अपॉइंटेड, ये जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, जजेस और सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं कंट्री में, आप याद रखिएगा, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। राष्ट्रपति सबको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लास्ट तो अपॉइंटमेंट जितनी भी होती हैं वो प्रेसिडेंट के ही द्वारा होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए, ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो रोल है वो ख़त्म हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन होता क्या, आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ यानी जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही बनते हैं। और ये सलाह कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को। और जो चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम पर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा। वो अपनी पोस्ट से रिमूव होने से पहले, अपनी पोस्ट से हटने से पहले ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। पोस्ट कभी भी खाली नहीं होती है, पोस्ट कभी भी खाली नहीं होगी। वो जो उधर वो रिज़ाइन होगा, उनकी सर्विस एंड होगी और उधर नेक्स्ट आपके चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो पोस्ट कभी भी वो खाली नहीं होती। ओके, तो आप देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों है। एंड प्रेसिडेंट इज जस्ट टू मेक श्योर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की क्यों, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बहुत इजी है, जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, जो सीनियर होंगे, वो अपना बारी बारी से बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है, इसलिए मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए कि चीफ जस्टिस डज नॉट मिसयूज़ द पावर। चीफ जस्टिस, क्योंकि आप जानते हैं चीफ जस्टिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर पाएँ, गलत प्रयोग ना कर पाएँ, इसलिए इनमें इनकी अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रोल को भी इम्पोर्टेंट दे दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, क्यों जाना है, चलना है, छोड़े चलना है, बस 5 मिनट हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एस बोबडे, मिस्टर एस बोबडे, जो प्रेजेंट टाइम में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये हमारे रिस्पेक्टेड
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबडे सर हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इनको कौन अपॉइंट कर रहा है, आप देख सकते हैं पिक में कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट इनको इनके पोस्ट की ओथ दिला रहे हैं, इनको शपथ दिला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए किस तरीके से ओथ सेरेमनी है प्रेसिडेंट हाउस में होती है। तो ये आपके प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, और ये आपके जो चीफ जस्टिस जो प्रेजेंट टाइम पर है वो शपथ ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेने के बाद अपनी पोस्ट को, अपने पद को ग्रहण करते हुए देखिए साइन कर रहे हैं। तो ये 47 CGI हैं हमारी कंट्री के। CGI का फुल फॉर्म C फॉर चीफ, J फॉर जस्टिस, I फॉर इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 47 CGI हैं हमारी कंट्री के SS बोबडे सर। ओके, आपको कमेंट करके बताना है कि इनसे पहले 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि 46 CGI कौन थे। नेक्स्ट ये बने SS बोबडे सर। सो स्टूडेंट्स, जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट देखते हैं क्या रिलेशन है न्यायपालिका का और सरकार के बीच में। जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द जुडिशरी। बिल्कुल ये क्लियर है कि गवर्नमेंट का यानी सरकार का जुडिशरी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, संविधान की रक्षा करती है। अगर गवर्नमेंट के प्रेशर में जुडिशरी आ जाएगी तो कैसे कंट्री में वर्क होगा, यानी फेयर कुछ नहीं होगा, साफ़ सुथरा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, ये खुद का एक इंस्टीट्यूशंस है और ये बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट से। इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रेशर नहीं होता है CGI के ऊपर। आपको याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर का कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी दबाव CGI के ऊपर नहीं होता है। CGI अपने आप में खुद ही एंड सी इज़ वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल, वो खुद ही शक्तिशाली होते हैं। और कभी कभी तो CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको इस तरीके से काम करना है, क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये काम किस तरीके से गलत हुआ। ओके, जवाबदेही तय करती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इनफैक्ट समटाइम्स, इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट समटाइम्स द सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट समटाइम्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑर्डर द सेंटर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सेंटर को ऑर्डर करती है और हाई कोर्ट स्टेट को ऑर्डर करती है रिगार्डिंग सर्टेन इश्यूज़, कुछ मुद्दों को लेकर, ठीक है। जैसे NRC का चल रहा था तो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया कि ये किस तरीके का इश्यू आप इसको ठीक से संभाल नहीं पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर दे देती है गवर्नमेंट को। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल बॉडी है आपकी सुप्रीम कोर्ट। और ये तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी जुडिशरी, जो मोस्ट पावरफुल बॉडी इन द कंट्री आप कह सकते हैं। द जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है यानी इसकी संरक्षक है। जब तक वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तब तक को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित रहेगा। आप याद रखिए स्टूडेंट्स, जब तक वो हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तब तक को हमारा संविधान प्रोटेक्ट रहेगा, और संविधान जब तक को प्रोटेक्ट रहेगा हमारे कंट्री तब तक को अच्छे से रन करती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास इट जजमेंट अकॉर्डिंगली, और ये संविधान को इंटरप्रेट करती है यानी इसकी व्याख्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझाती है जुडिशरी, और जुडिशरी इसी के अकॉर्डिंग जजमेंट लेती है, इसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर जो हम सिटीजन्स को मिली हुई है, जो देश के जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको दी गई है। वो पावर क्या है, क्या पावर है? PIL
किसकी पावर मिली हुई है हमको? PIL की पावर मिली हुई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हैज़ गिवन ऑर्डिनरी सिटीजन, जो देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं, द अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेवियर्स ऑफ द लॉ, उनको मौका देती है कि वो कानून के रक्षक बने, कानून को बचाएं, वो सेवेरियस ऑफ द लॉ बने। एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई भी व्यक्ति PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, इफ़ दे फील, अगर उनको ये फील होता है दैट अ लॉ हैज़ बीन ब्रोकन, कि कानून को तोड़ा गया है। अब वो PIL गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, किसी बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, किसी संस्था के खिलाफ कर सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्रेक किया गया है, या संविधान का कोई कानून तोड़ा गया है, या ये वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप PIL रजिस्टर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और PIL में आप याद रखिए पर्सनल इश्यूज़ के लिए नहीं होती है, कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई बगल वाले घर में, उसने आपको उस गली से निकलने नहीं दिया, तो आपने कह दिया ये हमारे फ्रीडम के खिलाफ है, तो पर्सनल आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक, जब एक साथ पूरे जो पब्लिक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के एक साथ फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, तो हम PIL रजिस्टर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी हाल ही में जिस तरीके से NRC के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो NRC में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आप लोगों को ध्यान है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उन प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा इंटरनेट बैन बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो अब इंटरनेट आप पर्सनल तो यूज करते नहीं, इंटरनेट तो सभी लोग यूज करते हैं, यानी वो पब्लिक मैटर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये लोगों की फ्रीडम के अगेंस्ट है, क्योंकि इंटरनेट को सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मीडियम, यानी आप अपने विचारों को सोशल मीडिया में व्यक्त करते हैं कि नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के विचारों को व्यक्त करने से आप रोक रहे हैं, यानी आप इंटरनेट को बंद करें, तो आप इंटरनेट को बार बार बंद नहीं कर सकते। सरकार को फटकार लगाई किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो देख लीजिए कितनी पावरफुल बॉडी है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया भाभी, बस एक सेकेंड। ये स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के इंटीरियर की पिक है, जहाँ यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं, जिनको पंच कहा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर वर्डिक्ट आता है, डिसीजन आता है, तो पांचों जज देते हैं। ये बहुत ही हाईएस्ट बात होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस में ये पांचों जज एक साथ आते हैं, फिर डिसीजन देते हैं। फिर ये यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ डिसीजन आता है, जैसे 2-3 के साथ कोई डिसीजन आ गया, 3-2 के साथ, यानी 3 जज उस डिसीजन के पक्ष में, 2 उसके खिलाफ, तो वो डिसीजन देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इंटीरियर पार्ट है, कितना ब्यूटीफुल है। तो ये पांचों जज के लिए चेयर्स बनी हुई हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, join us today lecture. Thank you student Rashmit Maur. Thank you students so much.